अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं जमात की उर्दू की किताब के सबक नंबर 4 का मुताला करेंगे, सियाह रोशनी। इस मज़मून को लिखा है परवीन साहिबा ने। दरअसल ये एक सफ़रनामा है। परवीन साहिबा जो है सफ़र करती हैं जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग का, और वहाँ का एक इलाका है सोवेटो। वहाँ वो जाते हैं, वहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, वहाँ के लोगों का रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के तरीके के मुतालिक वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। उनके साथ में सय्याह और भी होते हैं और उनका एक सरबराह होता है कैनन। तो इस सबक में हम इन बातों को जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जो है पहली बात देखेंगे, फिर उसका पस मंज़र देखेंगे, सबक का मानी व इशारात, जो नए अल्फाज इस सबक के अंदर आए हैं हम उन अल्फाज के मानी देखेंगे, उसके मफ़हूम को समझेंगे। फिर जो है हम सबक के पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह पूरे सबक को हम मुकम्मल करेंगे। आप जो है स्क्रीन पर देखते रहिए और तलफ़्फ़ुज़ को गौर से समाअत करें, अल्फाज को देखें। गौर से स्क्रीन पर देखने से क्या होगा कि आपको उनके अल्फाज की सेहत का पता चलेगा और किसकी अदायगी किस तरह से होती है वो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उर्दू सही बोलना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं। पहली बात, सफ़र को आप लोग स्क्रीन पर देखें और बगौर समाअत करें। पहली बात, सफ़र को वसीला ज़फ़र भी कहा गया है, यानी इससे फ़तह और कामरानी हासिल होती है। यानी एक तरह से कि हम सफ़र करते हैं तो हम किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं, या कोई जगह जाना है, हमको कोई मालूमात हासिल करना है, तो वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है। एक तरह से वो फ़तह होती है, हमारी कामरानी होती है, खुशी होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर, यानी अपने घर और अपने अतराफ़ को छोड़कर दिगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है, दूसरी जगह जाता है, इसी को सफ़र कहते हैं। अब सफ़र मुख्तलिफ़ चीज़ों से होता है, जहाज़ से होता है, प्लेन से, ट्रेन से, बाइक से, कार से, वग़ैरह वग़ैरह। तो वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल करता है। वहाँ के इलाक़े किस तरह से है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी ज़बान क्या है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, रहन सहन, उनके रहने का तरीका और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, मुख्तलिफ़ कौमें होती हैं, और तहज़ीब व तमद्दुन, उनकी तहज़ीब, उनका तमद्दुन, उनके बातचीत का तरीक़ा के फ़र्क को देख कर इसकी फ़िक्र नज़र में कुशादगी पैदा होती है। उसे जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों की मालूमात हासिल होती है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मालूमात मिलती है सफ़र से। सफ़रनामा अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाता है कि और तुम गौर क्यों नहीं करते, और तुम यानी कितनी ऐसी बस्तियां हैं, तुम उन्हें देखते क्यों नहीं कि किस तरह से जो हलाक कर दिए गए, आद व समूद, है ना। तो इस तरह से हम सफ़र करते हैं तो हमें बहुत सारी मालूमात जो है हासिल हो जाती है। सफ़रनामा ये एक सिन्फ़ है, नसरी अदब की एक सिन्फ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं। मुसन्निफ़ इस तरह से मंजरकशी करता है, ऐसा लगता है हमें कि हम भी जो है सफ़र में रवा और दवा हैं। इस सबक में भी, इस सफ़रनामे में भी परवीन साहिबा ने ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमलों को बयान किया है, इस तरह से ज़िक्र किया है कि ऐसे लगता है जैसे हम भी जो है जो जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के इलाके सोवेटो में पहुंच गए हैं, और इसके तजुर्बात, तजुर्बे की जमा तजुर्बात, वो मुशाहिदात, मुशाहिदे की जमा मुशाहिदात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। चलिए इस सबक के अंदर जो है वो पहुंचते हैं जोहान्सबर्ग, और वहाँ जो है क्या होता है वो हम आगे इंशाअल्लाह सबक में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सबक में आए हुए नए अल्फाज के मानी को हम लोग देखते हैं, यानी कि मानी व इशारात को, ताकि जो नए अल्फाज हैं हम उन्हें अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकें। चलिए पहला लफ्ज़ है तैयारा, हवाई जहाज़, एरोप्लेन, प्लेन, है ना, रनवे। अब ये जहाज़ जहाँ लैंड करता है, उतरता है, उसको हवाई पट्टी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रनवे, या यहाँ से टेक ऑफ करता है
اس کو رن وے کہتے ہیں. ہوائی پٹی اردو میں کہیں گے ہوائی پٹی. طفلانہ, طفل یعنی بچہ, بچکانا بچوں جیسا, طفلانہ. عبرت ناک, سبق آموز. بربریت ظلم, بربریت یعنی ظلم. شریک حیات, حیات یعنی زندگی, حیات کے شریک یعنی کہ شوہر یا بیوی. جیسے بیوی کہیں گے اپنے شوہر کو یہ میرے شریک حیات ہیں, یا شوہر کہیں گا اپنی بیوی کو یہ میری شریک حیات ہے, میری زندگی کی شریک ہے, میری زندگی کی ساتھی. مسلط رہنا, غالب رہنا, سوار رہنا. ذخائر, ذخیرے کی جمع ہے, ڈھیر, بہت زیادہ. چلیے اس کے بعد جو ہے جمع غفیر, ہجوم. سویٹو, افریقہ کے کالے غریبوں کی نئی بستی. سویٹو, ساؤتھ ویسٹرن ٹاؤن شپ. اپارتھائڈ, نسلی بھید بھاؤ, نسلی بھید بھاؤ کو انگلش میں کہتے ہیں اپارتھائڈ. مفلوق الحال, نہایت غریب. خستہ, ٹوٹا پھوٹا. تضادات, تضاد کی جمع, الٹ, ضد ہے نا, ہم لوگ گرامر میں پڑھتے ہیں اردو قواعد میں صنعت تضاد. چلیے اب ہم لوگ جو ہے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. سبق کا نام ہے سفر نامے کا سیاہ روشنی, اور مصنفہ ہیں پروین صاحبہ. اب دیکھیے وہ یہاں پر جو سفر وہ طیارے سے کرتی, ہوائی جہاز سے, پلین سے, تو اس کا ذکر کر رہی ہے کہ ہوائی جہاز کس طرح سے اڑتا ہے اور پھر کس طرح سے زمین پر آتا ہے, فضا میں کیسے لگتا ہے, اور زمین کی چیزیں, بلڈنگ اور سب کس طرح سے معلوم ہوتی. دیکھیے ایک نقشہ, ایک منظر کیسا کھینچا ہے انہوں نے, سبق پر ذرا غور کریں. چلیے ہم لوگ سبق کو شروع کرتے ہیں. پہلا پیراگراف شروع ہوتا ہے. آپ لوگ اسکرین پر بغور دیکھیں اور سماعت کریں اور الفاظ کے تلفظ کو دیکھیں, غور سے سنیں. طیارہ یعنی پلین اپنے آہنی پروں, آہنی لوہے کی, پروں اس کے جو ونگز ہوتے ہیں طیارے کے ونگز, اس کو کہتے ہیں پر اردو میں. طیارہ اپنے آہنی پروں کو پھیلائے زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا. ابھی رن وے پر چل رہا ہے, ہوائی پٹی پر. رفتہ رفتہ اس کی رفتار تیز ہو رہی ہے. پھر دور تک پھیلے ہوئے رن وے سے ایک لمبی جست لگا کر وہ فضاؤں میں پرواز کرنے لگا. اب جو ہے جسٹ ایک چھلانگ لگاتا ہے اور جو ہے ہوائی پٹی سے, رن وے سے بالکل اوپر کی جانب اڑ جاتا ہے. اوپر اور اوپر بلندی پر پہنچتا جاتا ہے. زمین دور ہوتی جا رہی تھی اور چھوٹی. پروین اپنی سیٹ پر, پروین ایک کون ہے, مصنفہ ہے. پروین اپنی سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھے, سر ٹکائے ہوئے اتنی بڑی زمین کو اتنی چھوٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ زمین جس پر انسانی وجود ایک ذرہ ہے. اب جو ہے ہوائی جہاز اوپر اڑ چکا ہے اور انسان جو ہے زمین پر ذرے کے مانند نظر آتا ہے. وہی اب خود ذرہ بنتی جا رہی تھی. طیارہ بادلوں کا نرم سینہ چیرتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا. بادلوں میں غائب ہو گیا طیارہ جو ہے ہوائی جہاز. بادلوں کے سمندر میں ڈوب کر زمین لاپتہ ہو گئی تھی, جس سے دور یہ ایک نیا جہاں تھا. جہان یعنی دنیا, یہ خلاؤں کا جہاں تھا, پر اسرار, سر کی جمع اسرار, راز. خاموش آوازوں کی گونج جسے پروین سن رہی تھی. زمین سے دور اس نئے جہان میں آ کر دل کی عجیب کیفیت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا. ایک عجیب دلی کیفیت ہو گئی تھی کہ میں کہاں ہوں. بادلوں میں ایک انوکھا احساس, بالکل الگ, دل پر ایک الگ احساس ہو رہا تھا, دل و دماغ پر. ایک طفلانہ خواہش تھی, ایک بچکانہ, طفل یعنی بچہ, کھڑکی سے بادلوں کی آغوش میں کود جانے کی. ایک مصنفہ کو خواہش ہو رہی تھی کہ میں کاش اس کھڑکی سے بادلوں میں کی گود میں چل جاؤں. آغوش, دیکھیے ایک لفظ آیا, آپ لوگ دیکھیے یہ آغوش. آغوش یعنی گود, آغوش, بادلوں کی آغوش میں کود جانے کی. یعنی اس مصنف میں خواہش ہوتی ہے کہ کھڑکی سے باہر کود ہی
कूद जाऊं और बादलों में चले जाऊं। आज जो तैयारें उड़ रही थी और ज़मीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे इसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज वो जहां जा रही है उसने तस्वीरों में देखा था उस इलाके को। जहां की सच्ची कहानियां किताबों में पढ़ी थी, कहानियां किताबों में पढ़ी थी, देखिए थी जमा का सिवा है। जहां का माजी, माजी यानी पास्ट है, पास्ट जो गुजर चुका, इबरतनाक था। जहां इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे। यानी जो पहले इस तरह से होता था कि गोरे लोग कालों पर जुल्म करते थे, है ना। इसलिए अल्लाह के रसूल ने आखिर में फरमाया था अपने आखिरी हज में, हज के मौके पर, कि न किसी गोरे को काले पर, न किसी अरबी को अजमी पर, न किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, कोई बढ़ोतरी हासिल नहीं है। अगर किसी को फ़ौक़ियत हासिल है, किसी को बड़ापन हासिल है, तो वो सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है। तो वहाँ जो इंसानों पर जुल्म ढाए जाते थे, जहाँ इंसानियत मुंह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। बर्बरियत यानी जुल्म। देखिए हम लोग आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं, बर्बरियत। परवीन ख़यालात के समंदर में गौते लगा रही थी। बहुत सारे ख़यालात उसके जहन में आ रहे थे। ख़यालात में वो गौते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहान्सबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीक हयात यानी कि शौहर वारिस, यानी उनके शौहर का नाम था वारिस, और बेटे फराज, उनके बेटे का नाम। हम लोग इस स्क्रीन की पहली लाइन पर हैं। परवीन के शरीक हयात यानी शौहर, वारिस और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थीं, क्योंकि उनकी आंखों में नींद थी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थीं। देखिए पलकें बोझल हो रही थीं, पलकें जमा में इसलिए थीं। जब इसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। अब आंखें खुल गई, एकदम नींद उड़ गई, ऐसा लग रहा है मंजिल करीब है। तैयारा नीचे उतर रहा था। देखिए मंजिल कशी, देखिए तैयारे की, जब वो टेक ऑफ करता है, ऊपर जा रहा है, ये सब चीज़ें छोटी दिखाई दे रही है, बिल्डिंग, हर चीज़, इंसान ज़रा दिखाई दे रहा है, और बादलों में तैयारा चला जाता है। और अब जो तैयारा उतर रहा है, लैंड कर रहा है, उसकी देखिए मंजर कशी मुसन्निफ़ ने देखी कितनी बेहतरीन अंदाज से की है। आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। दूसरी लाइन देखिए, मंजिल करीब थी, तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी, लकीरों पर रेंग थी चींटियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी। ऊपर से गाड़ियाँ जो बहुत ही छोटी चूटियाँ दिख रही थी, अब जो वो चूटियाँ, वो गाड़ियाँ जो है थोड़ी बड़ी दिखाई देने लग रही थी। छोटी छोटी डिब्बियाँ और बिल्डिंगें जो हैं वो जो है डिब्बियाँ नज़र आई थी, और अब जो आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। अब वो जैसी जैसी प्लेन जो है नीचे उतर रहा था, टेक ऑफ लैंड कर रहा था, तो बिल्डिंग भी बड़ी दिखाई दे रही थी। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था, अब ज़मीन बड़ी दिखाई दे रही थी। देखिए मंजर कशी देखिए, और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। मंजिल करीब थी और दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि अब हम मंजिल मकसूद पर पहुंच रहे हैं। वो उस सरजमीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के दर्रे दर्रे में माजी की दुख भरी कहानियां हैं। वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए। तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। अब तैयारा ज़मीन पर आ गया। रनवे पर सुबह का सूरज अपनी नर्म सुनहरी किरणों की चादर जोहान्सबर्ग पर फैलाए हुए था। आज परवीन के कदम इस सरजमीन पर थे जहाँ कितनी यादों की बाज़गश्त थी। वो ख्यालों में गुम, तजस्सुस क्यूरियोसिटी, कोई चीज़ को जानने की कोशिश करना, तजस्सुस, और हैरानी में डूबी हुई थी। ख्यालात, तजस्सुस, नई चीज़ जानने की कोशिश, हैरान। अचानक क्या होता है देखिए, एक मुनहनी, एक लाहौर सा आदमी, एक कमज़ोर आदमी, एक ज़ईफ़ आदमी, मुनहनी सा आदमी, एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था, लहराता नजर आया। फराज इसकी तरफ बढ़ा और इस शख्स ने खुश आमदेद कहना, खुश आमदेद वेलकम, यानी कोई आता है अपने घर पर उसको कहते हैं खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, है ना, वेलकम कहकर अपना तारुफ कराया ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने मुतालिक बताया कि मैं कौन हूँ। वो नर्म गुफ्तार, गुफ्तगू करना, गुफ्तार बात करने वाला, नर्म गुफ्तार, खुश मिजाज शख्स खैनन था। ये जो सयाहों का सरबराह था, परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर। अब जो परवीन का जो ग्रुप था मुसन्निफ़ा का,
जो सयाह यानी जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जो सफ़र करते हैं उनको सयाह कहते हैं। और इंग्लिश में सयाह को कहते हैं टूरिस्ट, याद रहे लफ्ज़ टूरिस्ट। और उर्दू में कहते हैं सयाह, उसका रहबर था, इंचार्ज, सीधा सादा, कौन? कैनन। नर्म दिल, नेक, न्यूयॉर्क या शिकागो, ये जो है शहरों के नाम है। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल और दिमाग पर मुसल्लत रहता है। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ इनकी अक्सरियत होती है, काले लोगों से लोग डरते। लेकिन अब इस खौफ पर हंसी आ रही थी कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ काले ही लोग रहते हैं, है ना। पहले जो ये लोगों में तफरीक होती थी, काले हैं, गोरे हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, पहले फ़र्क किया था। अल्लाह के रसूल ने तमाम फ़र्क को मिटा दिया और का तमाम इंसान आदम की औलाद है, न किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी गोरे को किसी काले पर, न किसी अरबी को किसी अजमी पर, न किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। अगर फ़ौक़ियत हासिल है, अगर कोई बड़ा है तो सिर्फ नेकी की बुनियाद पर है, तक़वा की बुनियाद पर। अज़ीज़ तलबा, ये बात हमारे जहनों में रहना चाहिए। जो असबाक होते हैं इनसे हमें कुछ हासिल करना होता है। देखिए हमें यह चीज़ सीखने को मिल रही है। देखिए सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, कैनन की शख्सियत और अर्द गिर्द कालों का जमे गफ़ीर, बहुत काले लोग वहाँ जमे थे, ब्लैक लोग। इनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसां हैं, कोई पैदाशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कैनन के साथ इसके ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए। देखिए इस जुमले पर गौर कीजिए, कोई भी जो है कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कदीम ज़माने से इंसानों में रंग और नस्ल की बुनियाद पर तफरीक पाई जाती है,